नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने पहले उठाई है और उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो में हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का जितना भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके जीएसएलवी पीएसएलवी सबके बारे में डिटेल से बेहतरीन ढंग से हमने जाना। आज जो अगली वीडियो में लाया हूँ, इसमें हम लोग जितने भी आपके स्पेस मिशंस हैं जो कि हालिया में हुए हैं और जो न्यूज़ में रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ आपका इसरो के, चाहे नासा के हो, चाहे किसी प्राइवेट एजेंसी के हो, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो सभी के सभी मैं एक साथ एक वीडियो में लेके आया हूँ। होपफुली आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके इसरो के द्वारा कौन कौन से मिशन स्टार्ट करे गए हैं। ठीक, हालिया में कौन कौन से इसरो के द्वारा मिशन अकम्प्लिश करे गए हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो इसमें आपको पढ़ना है, टॉपिक से मैंने डिवाइड किया है। पहले आप देखिए लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन कि आपके इसरो ने वो कौन कौन से मिशन है जो कि उसने मून के लिए डेडिकेट करे थे। ठीक, इसी श्रृंखला में सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था आपके इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन। ठीक, चंद्रयान 1 मिशन ईयर 2008 में इसरो लेके आया था। ठीक, इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल आपका था वो याद रखना है कि PSLV C11 था और ये एक आपका क्या था, ये एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या था? ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? ऑर्बिटर मिशन वो होता है कि कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी है उसको ऑर्बिट करे, जो भी आप सैटेलाइट या फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं वो इसको ऑर्बिट करे। तो इसीलिए एक ऑर्बिटर मिशन था आपका चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 में जो इक्विपमेंट्स थे उसने आपके चांद पे पानी की खोज करी थी, वाटर की खोज करी थी और साथ ही साथ आपके हाइड्रोक्सिल की खोज करी थी मून सरफेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा कि चांद पे पानी की खोज आपके चंद्रयान 1 ने करी थी। फिर आपका साल आता है 2019। 2019 में हमने एक नया टारगेट सेट किया कि हम लोग अब चांद पे लैंडिंग करके दिखाएंगे। ठीक, तो उसी के चलते हमने आपका रॉकेट लॉन्च किया था, मतलब इसरो ने लॉन्च किया था 2019 में GSLV Mark 3। हैवी रॉकेट था, बहुत ज़्यादा इसमें लिफ्टिंग पावर चाहिए होती है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी था। तो इसे आपके लॉन्च किया गया था कहाँ पर? मून के लिए। लेकिन इसकी जो लैंडिंग थी, ठीक है, इसकी जो लैंडिंग थी वह असफल रही थी। ये एक लैंडर मिशन था। कहाँ तक के लिए? लूनार के साउथ पोल के लिए। साउथ पोल जो आपका मून का है वो ज़्यादातर आपका अनएक्सप्लोर्ड रहा है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है। तो जितने भी आपकी गतिविधियाँ होती हैं वो ज़्यादा पर आपके नॉर्थ जो साइड ऑफ मून है वहाँ पर स्टडी करने के लिए करी जाती हैं। लेकिन हमने उसके उलट आपके साउथ पोल की स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया था। लेकिन ये लैंडिंग मिशन आपका फेल हो गया था। याद रखिएगा कि लैंडिंग मिशन ये फेल हो गया था, जिसमें लैंडर का नाम था, आपके याद रखना है, लैंडर का नाम था आपके विक्रम और जो रोवर का नाम था प्रज्ञान। अब ये लैंडर और रोवर क्या होते हैं? देखिए, कोई भी सैटेलाइट अगर आपकी भेजी जाती है यहाँ से, जैसे इन्होंने भेजा आपके लैंड करने के लिए, तो जैसे कि यहाँ से सैटेलाइट गई, ठीक, रॉकेट पहले जाती है यहाँ पर से और रॉकेट से सैटेलाइट का हिस्सा वो डिटैच हो जाता है। फिर वो डिटैच करते करते आपकी मून के पर्दे में आएगा, फिर मून को ऑर्बिट करना स्टार्ट करेगा। फिर उस सैटेलाइट से आपका लैंडर और रोवर डिटैच होगा, एक किसी ऑब्जेक्ट में सेट होगा, लैंडर डिटैच होगा, आपके मून के सरफेस पे वो लैंड करने की कोशिश करेगा। ठीक, मून के सरफेस में लैंड करने की कोशिश करेगा। जैसे लैंड हो गया, फिर उसका गेट खुलेगा और उसमें से एक व्हीकल निकलेगा जिसमें आपके 4 पहिए लगे होंगे और वो मूव करेगा। ठीक, एक कार की तरीके से समझिए कि कार इससे निकलती है और वो मून के सरफेस पे मूव करती है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ये आपका रोवर होता है और लैंडर में फिट होके आपका रोवर आता है। तो लैंडर का नाम था आपके विक्रम और प्रज्ञान था आपके रोवर का नाम। ठीक है, लैंडिंग आपकी फेल हो गई थी। करना क्या था? हमको वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस हैपनिंग की वजह से आपकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 मिशन आपका फेल हो गया था। लेकिन इसका ऑर्बिटर जो मून को ऑर्बिट कर रहा था, जो, ठीक है, सैटेलाइट, वो सक्सेसफुल रहा था और इसने बहुत सारी डिटेल्स आपकी एक्सप्लेनेशन भारत पे वापस भेजी थी इसरो के पास, जो हमारे काफ़ी काम आई थी। फिर इसी से हमने चुनौतियों को हासिल करते हुए
आगे हमने और बेहतरीन करने की बात करी, चंद्रयान 3 मिशन हमने 2023 में आपके लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 मिशन भी आपका एक लैंडिंग मिशन था मून पे, और इसके लिए जो व्हीकल आपका इस्तेमाल किया गया था वो LVM-3M4 रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा, LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल इसमें करा गया था आपके चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ये एक सक्सेसफुल आपका लैंडिंग मिशन था मून पे, और इसी के साथ ही हम यानी कि इंडिया आपकी 4th कंट्री बन गए थे वर्ल्ड में जिसने मून पे आपके सफल लैंडिंग करी थी। ठीक है जी, मून पे सफल लैंडिंग करे थे, और पहली कंट्री आपके बन गए थे पूरे विश्व में जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी आपके साउथ पोल ऑफ द मून पे। ठीक, तो पहली 3 कंट्री कौन सी थी? यूएस, रशिया और चाइना। फिर चौथे नंबर पे हम लोग बने थे, और फर्स्ट कंट्री बन गए थे जो साउथ पोल पे जिसने आपके क्या करी थी? लैंडिंग करी थी सफल। तो इसमें लैंडर का नाम क्या था आपके? लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये भी जो सेम जो रखे गए थे वही नाम हमने यहाँ पर उठाकर फिर से रख लिए गए थे। विक्रम जो नाम रखा गया है विक्रम साराभाई, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है, तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ ही हमने आपके 2 इक्विपमेंट भेजे थे, वैसे तो 4 भेजे थे, लेकिन 2 आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चेस्टे और दूसरा है इल्सा। जो चेस्टे इक्विपमेंट था उसका काम था थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करना, यानी कि मून की सरफेस का कितना टेम्परेचर है, ठीक, ये सब मेजर करना काम आपके चेस्टे इक्विपमेंट का था, जो कि आपके रोवर के साथ लगा हुआ था। ठीक, रोवर जब लैंड किया फिर रोवर निकला, और ये सारे इक्विपमेंट अपना अपना काम करने लग गए। और इल्सा का काम क्या था? इल्सा का काम था आपके मून क्वेक को मेजर करना। मून क्वेक क्या होता है? जैसे कि आपके अर्थ पे अर्थक्वेक आता है, ठीक, भूकंप आता है, वैसे ही मून पे जो भी आपके सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसको मेजर करने के लिए आपके मून क्वेक कहा जाता है, जो कि इल्सा एक इक्विपमेंट अटैच किया गया था, किसमें? रोवर में। इसने स्टडी किया था, और 2 और करे गए थे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। तो चंद्रयान 3 मिशन आपका बहुत सक्सेसफुल मिशन था। तो इसी के चलते जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमारे इसरो ने एक टारगेट सेट किया कि फ्यूचर में हम लोग आपके चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे जो 2028 तक होपफुली आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसे हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। इसका काम क्या होगा? अब देखिए, चंद्रयान 3 में हमने क्या करा था? लैंडिंग करी थी। अब जब हमने लैंडिंग करना सीख लिया है और रोवर हमने चलाना सीख लिया है आपके चांद की सरफेस पे, तो अगला काम ये होगा कि चांद की जो मिट्टी होगी जो रोवर आपका कलेक्ट करेगा, और वो रोवर में मिट्टी रखी जाएगी, फिर रोवर फिर से आपका लैंडर में आके फिट हो जाएगा, और लैंडर को फिर से हम लोग उठा के धरती पे लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये सैंपल कलेक्ट एंड रिटर्न टू अर्थ आपका एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, याद रखिए कि चंद्रयान 4 मिशन आपका रिटर्न मिशन होगा, जिसमें कि हम लोग चांद की मिट्टी लेके धरती पे वापस लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये चंद्रयान 4 मिशन है। तो इसी तरीके से हमने तीनों आपके लूनार मिशन जो थे, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने कवर कर लिया है। टोटल आपका इसमें कवर हो जाता है, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला आपको पढ़ना है इंटरप्लैनेटरी मिशन। देखिए, हमने आज तक आपके एक इंटरप्लैनेटरी मिशन बहुत ढंग से कंप्लीट किया है, वो है आपका मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है जी। मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको मॉम के नाम से भी जाना जाता है या फिर मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, ये 2023 में आपके इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, PSLV C-25 के बाद इसे लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया था, याद रखना है आपको। ये आपके इंडिया को पहली एशियन कंट्री बना देता है जो कि मार्शियल ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में पहुंचता है, और साथ ही साथ आपका पहला ग्लोबल कंट्री बना दिया जाता है जो पहले ही प्रयास में आपके मार्स की ऑर्बिट में पहुंचता है। ये पहला कंट्री आपका बन जाता है इंडिया, और साथ ही साथ आपके एशिया का भी पहला कंट्री बन जाता है जो मार्शियन ऑर्बिट में आपके पहुंचता है। ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या था ये आपको याद रखना, जैसे इसमें छिपा हुआ है ऑर्बिटर। ठीक, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो ये कोई लैंडिंग आपका मिशन नहीं था, ये एक ऑर्बिटर मिशन था जिसमें कि हम लोग मार्स के या फिर मंगल ग्रह के चक्कर लगाने वाले थे, और उसका डेटा हम स्टडी करके धरती पर भेजने वाले थे। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था आपका।
अभी साल ही के कुछ साल पहले ही आपका ये जो ऑर्बिटर मिशन है ये काम करना आपका बंद किया था। बाकी इससे पहले डाटा सारा का सारा धरती पे आपके भेज रहा था। तो मंगलयान 2 मिशन इसी को देखते हुए हमने प्रपोज किया है आपकी, जो 2030 तक शायद हम लोग पूरा कर लेंगे। इसमें हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे आपके मार्स के सरफेस पे। अब देखिए मार्स के सरफेस पे आपके 3 कंट्रीज है जिन्होंने सफल आपके लैंडिंग करा चुके हैं। ठीक, पहला है आपका यूएस और रशिया, और उसी के साथ साथ ही आपके चाइना। इन तीनों ने आपके सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं किस पे, आपके मून की मार्स के सरफेस पे। अब इंडिया बचता है, होपफुली इंडिया भी आपके 2030 तक कंप्लीट कर देगा। मंगलयान 2 मिशन इसका नाम होगा, याद रखिएगा। ठीक, फ्यूचर मिशन है आपका। फिर इसी के साथ साथ अगले आपको मिशन जो पढ़ना है वो एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेस के मिशन जो हमने कंप्लीट किए हैं आपके इसरो ने, हाल ही में न्यूज में थे। पहला है आपका आदित्य L1 मिशन। ठीक है जी, आदित्य L1 मिशन आपका भारत का पहला वो मिशन है, सोलर ऑब्जर्वेटरी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक, पहला मिशन है आपका भारत का जिसमें हम लोग सूरज की स्टडी करने के लिए हमने कोई मिशन लॉन्च किया है इसरो ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आदित्य L1। अब इसमें समझने वाली डिटेलिंग वाली बात है कि इसको लॉन्च किया गया था आपके PSLV C57 रॉकेट के साथ। ठीक, याद रखिएगा, PSLV C57 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। अब ये PSLV GSLV जो भी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है, और ये सारी चीज़ें हमने बेहतरीन ढंग से कवर की हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो वो जरूर जाके देखिए आप। ठीक, अब इसमें आपको समझने वाली बात है कि आदित्य मतलब तो होता है सूरज, L1 मतलब क्या होता है। ठीक, ये पूछ सकता है आपसे लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट। अब ये क्या होता है थोड़ा समझिए ध्यान से, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मान के चलिए ये आपका हो गया मून, ओके जी, सॉरी ये हो गया आपका सन, सूरज हो गया। और उसी के साथ साथ ही मैं अगला डायग्राम बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये हो गई आपकी धरती। अब इसके साइज पे ना जाइएगा, फिर देखिएगा मैं ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ। अर्थ हो गया। ठीक, अब इसी में आप देखिएगा तो आपकी सन की कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगी कि नहीं होगी, कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। उसी के साथ साथ ही अर्थ की भी आपकी कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगी। ठीक, तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आपके इन दोनों की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो आपका बल है, ये बैलेंस आउट हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बराबर हो जाएगा कि दोनों के खींचने की क्षमता बिल्कुल आपकी सेम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा लैग्रेंज पॉइंट। क्या कहलाएगा? लैग्रेंज पॉइंट। तो इसी में आपका धरती और सन के बीच में आपका एक पॉइंट आता है L1। ठीक है, एक लैग्रेंज पॉइंट होता है L1। तो इसका मतलब हम लोग क्या मान लेंगे सर कि आपका कि एक ही लैग्रेंज पॉइंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो L2 पॉइंट है, L2 पॉइंट आपके धरती के पीछे है। ठीक, पीछे साइड है, सूरज के अगले साइड। तो सूरज के पीछे भी आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है L3, ये भी आपका लैग्रेंज पॉइंट होता है। और एक आपका पॉइंट है जो धरती के ऊपर होता है L4, और एक नीचे होता है L5। ये कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन के निकलता है। ठीक, जिसमें आपके लैग्रेंज पॉइंट देखिए ये है। L1 आपका धरती और सूरज के बीच में है, L2 धरती के पीछे है, L3 सूरज के पीछे है, L4 L5 धरती के ऊपर और नीचे है। ठीक, अब लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पर आपकी ग्रेविटी बिल्कुल बराबर हो रही हो, खींचने की क्षमता बिल्कुल बराबर हो रही हो दोनों ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, ये हो गया। अब L1 पे तो हमने आदित्य L1 मिशन आपका प्लेस किया है। L2 पॉइंट भी हमने कुछ प्लेस किया है। L2 पॉइंट में ह्यूमैनिटी ने या फिर आपके कह सकता हूँ मानवता ने नासा के थ्रू आपके लॉन्च किया था। कौन सा? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब सैटेलाइट टेलीस्कोप आपका लॉन्च किया गया था। JWST आपको लॉन्च किया गया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये आपका क्या करता है? ये इंफ्रारेड पे काम करता है। किस पे काम करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन पे आपका काम करता है, जो कि आपका डिफरेंट जो आपकी गैलेक्सीज है या फिर डिफरेंट आपके स्टार हैं जो कि अंधेरे में आपके गुम हो गए हैं, उससे जो भी इंफ्रारेड आपकी किरणें निकल के आ रही हैं उसको स्टडी करके उससे जो भी डाटा आपको मिल रहा है उस डाटा को आपको धरती में भेजता है आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसी से इंफ्रारेड जो आपकी रेडिएशन है उसको बाद में इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेज हमें देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जो आपके स्टार रहे हैं उनकी इसने फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजी है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है आपकी। ठीक, अब यहाँ पर L2 आपके धरती के पीछे है तो अंधेरा तो यहाँ पर होना ही है, अंधेरा यहाँ पे है, तो अंधेरे पे ये सारी चीज़ें आपके अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू हमें
आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप आपका क्या करा गया है, हमने डिप्लॉय करा है। ठीक, तो अब आपको लैग्रेंज पॉइंट होपफुली समझ आ गया होगा, और कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप लोग उसमें गलती करके नहीं आएंगे। हो गया आदित्य L1 मिशन। अब L1 का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। 2023 में हमने इसे लॉन्च किया था PSLV C57 रॉकेट के साथ। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा इसी के साथ साथ ही आप एक और नाम याद रख लीजिए कि हमने एस्ट्रोसैट भी हमने लॉन्च किया था। एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमने एस्ट्रोसैट आपको लॉन्च किया था 2015 में। ठीक, इसरो ने ये मिशन 2015 में लॉन्च किया था, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा आपको पढ़ाने के लिए। अब आइए आगे चलते हैं। उसके साथ साथ ही हमने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके कुछ मिशन लॉन्च करे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा डिटेल से। देखिए, हो ये रहा है कि जितने भी आपके देश हैं, ठीक, एडवांस देश की बात कर रहा हूँ, चाहे चाइना हो, रशिया हो या फिर यूएस, इसमें से दो तो कंट्री आपके बहुत ज़्यादा रेस में है, यूएस और रशिया। ठीक, ये लोग आपके बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिसमें ये लोग स्पेस में आपके जा चुके हैं और वहाँ पर जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर रह चुके हैं। उसके साथ साथ ही ये लोग मून पे भी लैंडिंग कर चुके हैं और आगे भी मून पे लैंडिंग करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये लोग स्पेस सेक्टर में बहुत एडवांस हो गए हैं। एडवांस इसलिए हुए क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी आपकी बहुत आगे निकल चुकी है और ये लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए ये लोग सेफली के साथ आपके इंटरप्लेनेटरी मिशन या फिर कह सकता हूँ आपके इंटरनेशनल सोलर ये स्पेस स्टेशन या फिर मून पे जाने की बात कर रहे हैं। तो सेम हम लोग कोशिश करने की बात कर रहे हैं, आपके इसरो भी बात कर रहा है कि हम लोग आपके गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे। गगनयान मिशन के थ्रू हम लोग अपने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हमने चुने गए हैं, आगे बताऊंगा आपको, उनको स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। ठीक, जिसके थ्रू हमने आपके स्पेसएक्स मिशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ये लॉन्च किया। अब स्पेसएक्स मिशन का आपका मेन पर्पस क्या था कि ये आपके सैटेलाइट्स की डॉकिंग करके दिखाएगा, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। ठीक, इसी नाम से जाना जाता है। अब ये डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होता है समझिए थोड़ा। ठीक, मान के चलिए ये एक सैटेलाइट है जो ऊपर घूम रही है, ठीक है जी, और ये दूसरी एक सैटेलाइट है जो हमने धरती से लॉन्च करी है। अब क्या होगा, ये दोनों सैटेलाइट आपस में अगर अटैच कर जाएंगी तो इनके बीच में एक कोई गेट लगा होगा और यहाँ पर भी एक गेट लगा होगा। जब वो गेट खुलेंगे तो इन दोनों का आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी और यहाँ से जो भी बंदा गया है वो इसमें ट्रांसफ़र होकर जा सकता है और कोई भी गतिविधि आपका कर सकता है। ठीक, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इसका यूज क्या होगा। वैसे डॉकिंग के और भी आपके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि दो सैटेलाइट आपके डॉक हो गए या फिर मिल गए। डॉक का मतलब होता है मिल गए, आपस में जुड़ गए। जब ये जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र आपके इस सैटेलाइट से इस वाले सैटेलाइट में हो सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगा तो इस सैटेलाइट जो आपकी घूम रही थी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। बाई चांस अगर ये मरने वाली होगी या फिर अगर किसी वजह से इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि काम करना बंद कर देगी। तो उसके लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको मिल जाती है तो होपफुली ज़्यादा दिन तक काम करे आपका। ठीक, और भी कोई अगर टेक्निकल ग्लिच होगा उसको ठीक करने के लिए ये सैटेलाइट यहाँ से आएगी, इसमें अटैच होगी और ये आगे आपका काम करना ढंग से काम करना शुरू हो जाएगी। तो ये कहलाता है डॉकिंग, मतलब कि दो सैटेलाइट के पुर्जे आपस में मिल रहे हैं। उसी के अगला उलट होता है आपके अनडॉकिंग। अनडॉकिंग में क्या होता है, सैटेलाइट के दो पार्ट आपके अलग हो रहे हैं। ठीक, होपफुली आपको डॉकिंग और अनडॉकिंग समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ ही हमने दो आइडेंटिकल सैटेलाइट आपके भेजे। धरती से हमने दो सैटेलाइट भेजे, जिसका नाम था, एक का नाम था आपका HDX-1, ठीक, और दूसरे का नाम था HDX-2, HD सतीश धवन। ठीक, अब सारी चीज़ें मैक्सिमम हमने जो पुराने साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर रखी हैं। तो HDX-1 भेजा और HDX-2 भेजा हमने। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से एक चेजर था और दूसरा आपका टारगेट था। HDX-2 आपका टारगेट था, मतलब कि ये टारगेट था, और दूसरा इसको चेज करता, इसके पीछे पीछे आ रहा था इसमें अटैच होने के लिए, तो HDX-1 आपका चेजर था जो चेज करके इसमें अटैच होना था, और HDX-2 आपका टारगेट था। ठीक, तो इन दोनों को हमने डॉक करके आपके टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि हाँ हमारे पास डॉकिंग की या फिर दो सैटेलाइट को जोड़ने की आपकी कला जो है वो हमने अचीव कर ली है। ये हमारे आगे हेल्प करेगा जब धरती से हम लोग गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे आपका। ठीक है, एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे तो वही एस्ट्रोनॉट आपके हमने टारगेट रखा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ वो लोग डॉक हो जाएंगे या फिर मिल जाएंगे। तो मिलने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना था, सीखना था, और वो हमने सफल परीक्षण कर लिया है। तो होपफुली आगे जब हम भेजेंगे अपने एस्ट्रोनॉट्स को
तो वो लोग आसानी से आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर लेंगे या फिर मिल जाएंगे। ठीक, तो होपफुली आपको स्पेडेक्स मिशन का मतलब समझ आ गया होगा, जो 2024 में हमने लॉन्च किया था। याद रखिएगा, इसे PSLV CA-C60 के साथ लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हमारा नाविक सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, आपने बहुत बार नाविक के बारे में सुना होगा, तो आज नाविक के बारे में हम लोग डिटेल से सबको समझ लेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो थोड़ा डिटेल से समझिए। देखिए, साल था आपका 1999, जब कारगिल युद्ध चल रहा था। तो उस समय जब हमको दुश्मन की लोकेशन जाननी थी, ठीक, तो उस समय आपके कोई सैटेलाइट तो हमने भेजी नहीं थी एडवांस, तो हमने आपके अमेरिका से मदद मांगी कि आप जो है GPS का डाटा हमें दे दीजिए। ठीक है, कि हमारे दुश्मन की लोकेशन क्या है, हमको पता चल सके, उनकी आर्मी, उनके टैंक्स कहाँ डिप्लॉयड है, ये सब चीज़ें हमें पता चल सके सैटेलाइट के थ्रू। तो GPS की हमको मदद चाहिए थी और अमेरिका ने हमें उस समय मना कर दिया था। जब अमेरिका ने हमें मना कर दिया तो हमने तभी से सोचना आपके स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग अपना खुद का GPS बनाएंगे। ठीक है, जैसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसका होता है, जिसके बारे में पीछे मैंने आपको बताया है। तो उसी तरीके से हमने भी अपने नेविगेशन के लिए आपका खुद का GPS बनाने की बात करी, और जो बाद में सक्सेसफुल हुआ, आज ये डिप्लॉय भी हो चुका है, जिसका नाम है आपके नाविक सिस्टम। ठीक है, नाविक सिस्टम इसका नाम है। नाविक सिस्टम में टोटल हमने आपकी कितनी 7 सैटेलाइट भेजी है। 7 सैटेलाइट आपकी भेजी है। 3 इसमें आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखी गई हैं और 4 आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी गई हैं। ठीक है, अब जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमने 7 सैटेलाइट आपके डिप्लॉय करी हैं। ठीक, तो ये 7 सैटेलाइट मिल के आपके एक तरीके से भारत सरकार के लिए आपकी नेविगेशन की मदद करती है। ठीक है, नेविगेशन में कोई भी गाड़ी चल रही है, उसकी लोकेशन क्या है ये पता करना है, या फिर किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए आपके लोकेशन चाहिए कि मैं जा रहा हूँ कहीं पर, तो मुझे लोकेशन सेट करनी है, तो वो भी आप नाविक के थ्रू कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने आपके मैंडेटरी कर दिया है कि हर मोबाइल, ठीक, जैसे मोबाइल है, इसमें आप लोग खोलेंगे तो गूगल मैप्स आता है। ठीक है, गूगल मैप्स आता है। तो जो गूगल मैप्स इसमें दे रखा है, ये गूगल मैप्स आपका, ये देखिए, ये गूगल मैप मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अब ये गूगल मैप जो है लोकेशन जो मेरी बता रहा है इस समय कि मैं बाराबंकी में बैठा हुआ हूँ, तो ये लोकेशन आपका GPS के थ्रू बता रहा है। सेम इसी तरीके से आपका क्या कर दिया है, नाविक इनेबल्ड भी आपके आ गए हैं मोबाइल में, आपके नाविक इनेबल्ड भी आपके एप्लीकेशन आ गए हैं, जिसमें नाविक की मदद से आप लोग अपनी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा खुद का एक GPS है, जो सिविलियन पर्पज़ के लिए और मिलिट्री पर्पज़ के लिए दोनों के लिए आपका स्टार्ट है। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ और याद रखनी है कि ये 7 सैटेलाइट तो आपके लॉन्च करे गए हैं, लेकिन इसमें से 3 है जिसकी एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक आपकी ख़राब हो चुकी है, जिसको हम लोग फिर से रीडिप्लॉय कर रहे हैं आपके एडवांस सैटेलाइट के साथ। तो आने वाले वक्त में ये फुली फंक्शनल आपका फिर से हो जाएगा। अभी ये काम कर रहा है लेकिन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब थोड़ा और समझिए। देखिए, इसके 2 पर्पस आपके हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 2 पर्पस इसमें आपका होता है। देखिए, ट्रायंगुलेशन मेथड से आपका काम करता है। कैसे काम करता है, मान के चलिए किसी बंदे, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसको लोकेशन जाननी है। ठीक है जी, इसको लोकेशन जाननी है, तो इसको लोकेशन के लिए पहले डाटा ये ट्रांसफ़र होगा आपके कहाँ पर, सैटेलाइट में ट्रांसफ़र होगा, फिर सैटेलाइट से आपकी रिसीवर में आएगा, फिर रिसीवर से जो यहाँ पर जो है लोकेशन जो बताएगा, लोकेशन रिसीवर फिर से सेंड करेगा, और फिर वो आपका सैटेलाइट फिर से इस बंदे के पास आपके फिर से डाटा भेजेगा कि हाँ, इसकी लोकेशन आपकी ये है। तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड होता है। ट्रायंगुलेशन मेथड में एक चीज़ और काम होता है कि 3 सैटेलाइट आपकी होती है, 3 सैटेलाइट होती हैं, ये मिल के आपकी उस बंदे की एग्जैक्ट पोजीशन बताने में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिला के आपकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने में मदद करती है। तो ये भी आपके ट्रायंगुलेशन मेथड का एक पार्ट होता है, ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हो गई, कैसे आपका ये काम करता है सिंपल प्रोसेस से। ठीक, अब सैटेलाइट में आपके एटॉमिक क्लॉक्स आपकी फिट होती हैं, जो एक तरीके से आपका कह सकता हूँ जो टाइम है, ठीक है, टाइम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपका मेजर करने के लिए आपके एटॉमिक क्लॉक का काम आता है। ठीक है जी। अब इसके एप्लीकेशन और सर्विसेज कहाँ कहाँ पर काम आती है, ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है। इसके आपके कुछ और सिविलियन पर्पज़ के लिए काम आता है और कुछ आपका मिलिट्री पर्पज़ के लिए काम आता है। जो सिविलियन पर्पज़ के लिए काम आती है वो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपके सिविलियन नेविगेशन, मतलब कि आपके मैप्स और ट्रांसपोर्ट में आप लोग लगाते हैं ना गूगल मैप, वो वाला, और लॉजिस्टिक और फ्लीट मैनेजमेंट के लिए कोई गाड़ी जा रही है तो उसको रास्ता पता करना है, और लोकेशन बेस्ड सर्विस अगर कोई देनी है, ठीक है, सरकार को कोई लोकेशन बेस्ड सर्विस कोई देनी है,
तो वो इसके थ्रू आपका दे सकती है, मरीन नेविगेशन के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपका इसमें काम आती है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम में आता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि आपको जो एक्यूरेट डेटा होता है ये आपको 10 या फिर 15 मीटर, हाँ 10 या 15 मीटर की रेंज तक का दायरा आपको बताता है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपके कह दूँ आपके मिलिट्री को तो कोई भी जैसे कोई मिसाइल हिट करनी है, ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको चाहिए। भाई मिसाइल जैसे हिट करनी है यहाँ पर, और अगर आप 10-15 मीटर बता दिया तो वो यहाँ हिट कर देगा, तो होपफुली टारगेट आपका ढंग से हिट नहीं हो पाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसी को एडवांस करने के लिए आपके रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज रखी गई हैं, मतलब कि कुछ ऐसी सर्विसेज जो सिर्फ मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होंगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अगर पता करनी है मिलिट्री को किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो पता कर सकता है। 1 मीटर तक की आपकी इसकी एक्यूरेसी होती है, 1 मीटर तक की, मतलब इतनी साफ। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि कोई सैटेलाइट अगर चाहे तो कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर उसका पैरेलल विजन, ये लेटरल विजन अगर उसका है, तो उस गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़ने तक की क्षमता होती है। इतने एडवांस आपके सैटेलाइट हैं, ये समझिएगा थोड़ा, ठीक है। तो डिफेंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए आपकी ये इस्तेमाल करी जाती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। याद रखिएगा इसमें इनक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन आपका होता है, और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए आपके रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज काम आती है। तो ये हमारा खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक सिस्टम। कितने सैटेलाइट होते हैं? 7, 4 इसमें आपके जियो सिंक्रोनस में और 3 जियो स्टेशनरी में है, ठीक है। होपफुली इसका क्या काम होता है ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, और 2 तरीके से काम होता है इसका, सिविलियन और मिलिट्री, ठीक। ये हो गया, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है, आपको फ्यूचर के जो मिशंस हैं इसरो के, उसके बारे में कुछ जानना है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहते हैं वो थोड़ा समझिए। इसमें पहला हमने एक सेट किया है टारगेट आपका, 2030 तक हम मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करके, मैंने आपको बताया था मंगलयान 2 मिशन आपका लैंडिंग मिशन होगा, ये याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ आपका VOM मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसको शुक्रयान के नाम से भी जाना जा रहा है, ये हम लोग 2028 में लॉन्च करने वाले हैं। देखिए वीनस ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये आपका जो वीनस जो आपका ग्रह है, ठीक है जी, वीनस ग्रह की ये चक्कर लगाएगा। अब वीनस की पोजीशन क्या है? वीनस की पोजीशन है जैसे मरकरी है, और सेकंड में आपका वीनस आता है, थर्ड पे आपका अर्थ आता है, दूसरा ग्रह जो आपका है, ठीक है, ये वीनस कहलाता है। तो इस पे हम लोग आपका शुक्रयान भेजेंगे जो इसके चक्कर लगाएगा। चक्कर क्यों लगाएगा? देखिए वीनस को आपके अर्थ की ट्विन या फिर आपकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है धरती के। तो हम लोग स्टडी करेंगे कि आपके वीनस पे वो कौन कौन सी कंडीशंस है, क्या क्या टेम्परेचर है आपका, क्यों इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपका हॉट है, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए, ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए हमने मिशन आपका लॉन्च करने की बात करी गई है, ठीक है। कब लॉन्च करेंगे? 2028 में से लॉन्च करेंगे। शुक्रयान इस मिशन का नाम होगा, या फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन इसका नाम होगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा, वातावरण को स्टडी करेगा, सरफेस कंपोजिशन कि उसके सरफेस पे, मतलब कि कैमरे की हेल्प से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो वीनस है उसकी सरफेस जो है, ठीक है, शुक्र ग्रह है उसकी जो सरफेस है उस पर क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें स्टडी करने की हम लोग कोशिश आपकी करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ इस सूरज का क्या प्रभाव आपके शुक्र ग्रह पे होता है, क्यों ये इतना गर्म होता है, सोलर इन्फ्लुएंस पढ़ने के लिए भी हमने ये मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा शुक्रयान मिशन, 2028 में लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। ये आपका हो गया। थर्ड जो आपको मिशन याद रखना है आपको, चंद्रयान 5 मिशन। चंद्रयान फोन के बारे में मैंने बताया था, और एक अगला मिशन है जो ल्यूपेक्स मिशन के नाम से है, जिसको चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जा रहा है। ये मिशन जॉइंटली आपके जैक्सा और इसरो के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। जैक्सा आपकी जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है, और इसरो हमारी भारत की एजेंसी स्पेस एजेंसी, इन दोनों का मिलके आपका ये एक कह सकता हूँ मून मिशन होगा। ये भी आपका एक लैंडिंग मिशन होने वाला है, जिसमें हम लोग चांद की सतह पर आपके लैंड करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आपके जो परमानेंटली शैडोड रीजन है आपका मून का, यानी कि साउथ पोल, उसको स्टडी करने की बात करेंगे, ठीक है। चांद की सतह यानी कि साउथ पोल आपका शैडोड रीजन है, मतलब कि वहाँ सूरज की रोशनी आपकी नहीं पहुँचती है, ठीक है, सूरज की रोशनी आपकी नहीं पहुँचती है, तो उसको स्टडी करने की हमने बात करी है। अब देखिए इसमें कैसे होता है कि सूरज की आपकी ये चांद की एक सतह है, आप बोलेंगे सर इसमें ऐसा कैसा होता है कि इसमें एक आपके
सतह पर कभी भी रोशनी नहीं पहुंचती, वो है साउथ पोल। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए ये सूरज है, ये चांद है आपका। अब ये चांद से अगर ये सूरज से यहाँ से रोशनी आ रही है तो इस सतह पे आपके रोशनी पड़ रही है और इस सतह पे आपके रोशनी नहीं पड़ रही है। ठीक है जी, इस सतह पर रोशनी नहीं पड़ रही। अब देखिए चांद घूमता कैसे है? चांद घूमता है सूरज के रिस्पेक्ट में इस तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से घूम रहा है। मतलब ये पोजीशन हमेशा चांद की तरफ ऐसे रहती है, ऐसे रहती है। जब इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि वो ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। तब तक यहाँ रोटेशन करेगा, तब तक ये सूरज भी आपका आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से। तो ये पिछला जो हिस्सा है वो हमेशा ज़्यादातर आपके जो साउथ पोल मतलब है चांद का, ऐसे होता है पोजीशन। ठीक, तो साउथ पोल जो है चांद का वो हमेशा आपके शेडोड रीजन होता है या फिर अंधेरे वाला रीजन होता है। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चांद का साउथ पोल ऐसा है जहाँ पर आपके सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। तो इसी को स्टडी करने के लिए आप क्या करा गया है, इसी को स्टडी करने के लिए हमने क्या करा है, आपके एक मिशन लॉन्च करेंगे, ल्यूपेक्स मिशन, चंद्रयान 5 के नाम से जाना जाएगा, जिसमें लैंडिंग मिशन हम लोग करने वाले हैं। जो लैंडिंग जो के लिए जो लैंडर देगा, भाई विक्रम का हमने सफल परीक्षण कर ही लिया है, तो लैंडिंग का जो जिम्मा है वो आपके इसरो ने उठाया है, और जो रोवर का हिस्सा है ये आपके जैक्सा या फिर जापान की एजेंसी ने उठाया है। ठीक है, होपफुली चांसेस होंगे कि इसमें हम लोग जो मिट्टी का सैंपल उठा के धरती पर वापस लेके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी है। और इसी का एक चैंग-ए मिशन है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, चैंग-ए मिशन है जिसमें कि आपके चाइना ने क्या करा है, चैंग-ए 6 मिशन है, इसने सक्सेसफुली आपके चांद के फार साइड ऑफ द मून, चांद के फार साइड ऑफ द मून में सफल लैंडिंग करी और वहां से आपके चांद की मिट्टी लेके धरती पे वापस आया है। चैंग-ए 6 मिशन आपका चाइना ने लॉन्च किया था। ठीक है जी, ये हो गया। अब इतना हमने देख लिया यहाँ पे। अगला हम लोग देखते हैं आपका गगनयान मिशन, जो हम लोग फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं 2027 में। गगनयान मिशन आपका, मैंने बताया ना कि आपके भारत का बहुत एस्पिरेशनल आपका मिशन है, जिसमें हम लोग आपके साइंटिस्ट को या फिर कह सकता हूँ एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग भेजने वाले हैं। कहाँ पर? आपके स्पेस में। ये हमारा पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा। इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट और उसी के साथ साथ ही आपकी व्योममित्रा एक आपकी, इसी के लिए हमने बनाई है, क्या बनाई है, व्योममित्रा एक रोबोट बनाया है, फीमेल रोबोट है, जो हमने लॉन्च करके एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि हाँ अगर हम लोग भेजते हैं ह्यूमंस को तो क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसी को स्टडी करने के लिए व्योममित्रा को हमने भेजा था और वो सक्सेसफुल भी आपका रहा है। और इसी के साथ साथ ही हमने आपका क्या करा है, एक लैंडिंग मिशन भी आपका करके देख लिया है। कौन सा लैंडिंग मिशन? कि चांद से, जैसे कि आपका कैप्सूल, ये सॉरी चांद से नहीं, धरती से कह रहा हूँ, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स को कैप्सूल लेके आपको जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर आपके कह सकता हूँ अंतरिक्ष में जाएगा। तो उसके बाद जब ये आपके यात्री वापस आएंगे तो वो लोग आपके कहाँ पर, हिंद महासागर में आपके टकराएंगे। तो कैसे टकराएंगे, उसकी क्या आपकी किस तरीके से वो रहने वाली स्थिति रहने वाली है, उसका टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग करके देख लिया है और वो सक्सेसफुल रहा है। हमने सफल लैंडिंग भी आपके करके दिखा दी है। अब सिर्फ एक काम बाकी है, आपके एस्ट्रोनॉट्स को भेजना। कहाँ पर? आपके स्पेस स्टेशन में। अभी तक तो हमने सोचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोग पहली बार भेजेंगे, फिर बाकी का जो भी होगा वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। मोटा मोटा इसके लिए आपके 4 साइंटिस्ट या कह सकता हूँ आपके एयरफोर्स ऑफिसर, जिसको अब एस्ट्रोनॉट जो बन गए हैं, उनको भेजा जाएगा, जिनके नाम है आपके ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन आपके अंगद प्रताप। इन चारों लोग को ट्रेनिंग आपके रशिया में मिली है और इनको हम लोग भेजने वाले हैं आपके स्पेस स्टेशन में। और ये पहला होगा आपका इंडिया का ऐसा मिशन जो हम लोग सक्सेसफुल अगर हम कर देते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका होने वाला है। लॉन्च व्हीकल इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम लोग भेजेंगे जिसके थ्रू, वो LVM-3 आपका रॉकेट होगा। बहुत एडवांस आपका रॉकेट है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। इससे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 2027 तक। होपफुली हम लोग मिशन ये लॉन्च कर देंगे आपका। अच्छा जी, इसी में जो आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये आपके एक्सियम 4 मिशन का पार्ट रह चुके हैं। इन्होंने पहले रशिया से ट्रेनिंग करी है, उसके बाद एक्सियम 4 मिशन आपके लॉन्च करा गया स्पेसएक्स के द्वारा, नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा मिल के। मेन इसमें बॉडी आपकी कौन सी थी? स्पेसएक्स थी आपकी। स्पेसएक्स आपकी इलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इन्होंने क्या किया, एक कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च करी, कह सकता हूँ कमर्शियल स्पेस
एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये 18 दिन तक रहकर वहाँ पर फिर धरती पर वापस आए थे। इसमें आपके कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उसके पार्ट थे आपके, ठीक है, इंडिया के, ये उस मिशन के पार्ट रहे थे। ये काफ़ी फेमस रहा था 2025 में, आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा ये आपकी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब देखिए, इसी के साथ साथ ही आपके शुभांशु शुक्ला आपके इंडिया के पहले सदस्य बन गए थे। याद रखिएगा कि इंडिया के पहले आपके एस्ट्रोनॉट बन गए थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हों। याद रखिएगा, पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे। अब आप कहेंगे कि सर राकेश शर्मा भी तो थे। राकेश शर्मा थे आपके जो 1986 में गए थे। ये इंडिया के पहले आपके अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के नहीं आए थे आपके, ठीक है। ये एक फ्लाई बाय मिशन था जिसमें गए थे और वापस आ गए थे। लेकिन शुभांशु शुक्ला आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के आए 18 दिन, तो ये पहले व्यक्ति हैं आपके, ठीक, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ और 3 लोग और कौन थे? पेगी विट्सन, शुभांशु शुक्ला और स्लोवाजोस वजंस्की, ये नाम है इनका, पोलैंड के थे। और टिबोर कापू, ये हंगरी के थे आपके। इन 4 लोग आपके गए थे एक्सिम 4 मिशन के साथ, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग आपके गगनयान मिशन के बारे में हमने देख लिया आपका, ठीक है, और आपको होपफुली इसके बारे में समझ भी आ गया होगा। अब थोड़ा इसके बारे में समझिएगा कि 2035 तक, ठीक है, 2035 तक इंडिया आपका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने के इस बारे में सोच रहा है। देखिए, अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आपका हाल ही में है, ठीक है, जो बना हुआ है, जिसमें आपके यात्री जो यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा मिल के आपका डिप्लॉय करा गया था। जैसे कि आपका रशिया हो गया आपका, फ्रांस हो गया और यूएस हो गया, जर्मनी, यूके, कनाडा, चाइना, इन सब के द्वारा मिल के आपका ये लॉन्च करा गया था। कौन सा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके पार्ट्स भेजे गए थे और बाद में वहाँ जाके डॉक करके आपका मिल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका सोचिए इतना बड़ा है कि करीबन आपके 2 से 3 फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े होते हैं, ये आपके आ सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने यहाँ पर से भेजा है, ये चीज़ें मिल के वहाँ पर आपके जाकर बनी हैं और सोलर पैनल लगे हैं जिसके थ्रू आपकी एनर्जी इसको मिलती रहती है परमानेंट। अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है और हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो खुद को हमको अपना एक स्पेस स्टेशन भेजना पड़ेगा। और अगर हमें चाइना की बराबरी करनी है तो हमको खुद का भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने आपके तियानवन स्पेस स्टेशन का नाम है, उन्होंने खुद का स्पेस स्टेशन आपका भेज दिया है। चाइना का ये प्राइवेट स्पेस स्टेशन है जहाँ पर वो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और धरती पर वापस आ जाते हैं। तो भारत को अगर उस रेस में कुछ हद तक अगर चाइना का पीछा करना है, कुछ हद तक, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, चाइना हमसे बहुत एडवांस है, लेकिन अगर उस रेस में रहना है तो हमें इस चीज़ को आपके डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। तो 2035 में हम लोग इसे लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड आपकी सारी तैयारी चल रही है, जैसे गगनयान 1 मिशन और आपका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये जितनी चीज़ें हो रही हैं आगे चल के आपके इसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, इसी को आपको फाइनल रूप देने के लिए हो रही हैं। तो याद रखिएगा कि 2035 तक हम लोग आपका क्या करेंगे, खुद का आपका स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे, जिसको हम लोग क्या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है जी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, खुद का स्पेस स्टेशन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सपना है ये। अगर ये हो जाता है तो इसरो आपके बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ चुनिंदा कंट्रीज़ में आ जाएगा। अब देखिए, इसरो के जो मिशंस होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा। हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी अपनी बनाई है, हमने खुद की बनाई है, ये हमने बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बनाई है। हमारा खुद का स्पेस बजट इतना नहीं है जितना अमेरिका का है, ना हम लोग उतने अमीर देश हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं बिल्कुल क्रीम साइंटिस्ट हैं, जो अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। उन लोगों ने मिल के आपके बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी के साथ हमने कई सारे मिशन आपके लॉन्च करे। इसीलिए अब दुनिया आपके इसरो की तरफ बहुत, आप कह सकता हूँ कि आस के नज़रों से देख रही है। कोई भी आपको सैटेलाइट उन्हें लॉन्च करानी होती है डिफरेंट कंट्रीज़ को, तो काफ़ी सस्ते में आपके इंडिया वो लॉन्च कर देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके थ्रू हमने एक एंट्रिक्स नाम से हमने एक बॉडी बनाई है आपकी इसरो की, जो क्या करती है, इन्हीं सारे मामलों को डील करती है कि अगर कोई कंट्री आपके स्पेस में कोई मिशन लॉन्च कराना चाहता है तो वो इससे कांटेक्ट करेगा, वो इसरो से कांटेक्ट करेगा। अब इसरो धीरे धीरे आपकी एक चीज़ ये भी कर रहा है कि अब धीरे धीरे इसने कहा है
कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपके लॉन्च व्हीकल बनाने में काम करेंगे, बाकी जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं, इस सैटेलाइट वगैरह बनाने का काम हम लोग प्राइवेट कंपनियों के जिम्मे पे डाल देंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के जिम्मे में डाल देंगे। और हो भी रहा है, आपने कुछ सुना भी होगा बीच में कि 3D प्रिंटेड रॉकेट हमने लॉन्च करा है। एक प्राइवेट कंपनी है, उसने हैदराबाद की उसने लॉन्च किया है, बेंगलोर की कंपनियां आगे आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये आपका एक तरीके से इनोवेशन सेक्टर हो सकता है और खर्च को मैनेजमेंट करने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हो गई ज्ञान की। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक हम लोग इसे तैयार करने की बात कर रहे हैं। अगला आपको जानना है आर्टिमिस मिशन के बारे में। और आर्टिमिस अकॉर्ड साइन हुआ है, जिसका हाल ही में मेंबर आपका बांग्लादेश बना था, उससे पहले भारत ने भी ये साइन कर लिया था। आर्टिमिस मिशन आपका क्या है? आर्टिमिस मिशन आपके नासा के द्वारा लॉन्च करा जाएगा। ये नासा की एक बार फिर से चांद की सतह पर मनुष्य को भेजने के लिए एक आपकी पहल है, ठीक है, जिसका नाम है आपके आर्टिमिस मिशन। आर्टिमिस मिशन में क्या होगा? जो आर्टिमिस 4 मिशन 2028 में लॉन्च करा जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? आपके साउथ पोल पे ऐसा अमेरिका ने कहा है कि हम लोग आपके एस्ट्रोनॉट्स को उतारेंगे। उसके लिए उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को आपके चुन भी लिया है। ठीक, ये चीज़ है, एक महिला भी है उसमें और एक पर्सन इन कलर भी है और एक विदेशी व्यक्ति है। पर्सन इन कलर मतलब कि जो ब्लैक आपका है मेंबर, ठीक, वो भी है। एक महिला है आपकी, एक विदेशी व्यक्ति है और एक आपका अमेरिका का परफेक्ट आपका एक नागरिक है। तो इन 4 लोग को चुना गया है जो आपके इस मिशन के थ्रू, आर्टिमिस मिशन के थ्रू आपके चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको याद है कि जब आपके अमेरिका ने स्पेस में भेजने की कई कोशिश करी थी, चांद पे भेजने की कोशिश करी थी आपके एस्ट्रोनॉट्स को, और वो मिशन आपके कुछ अनसक्सेसफुल हो गए थे, ब्लास्ट हो गए थे, तब ये प्लान ड्रॉप कर दिए गए थे। लेकिन अब फिर से स्पेस की रेस आपकी आगे बढ़ गई है, जिसके लिए आपका आर्टिमिस मिशन लॉन्च करा जा रहा है ताकि चांद के सतह पर फिर से ह्यूमैनिटी को उतार सके। और अमेरिका ने इसका जिम्मा लिया है, नासा के थ्रू ये लॉन्च करा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग टर्म बेस कैंप बनाने की भी बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर मिशन के लिए। कहाँ पर? आपके चांद की सतह पर। इसमें आर्टिमिस 1 मिशन और आर्टिमिस 2 मिशन आपके कंप्लीट कर लिया गया है। आर्टिमिस 1 मिशन आपका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था और आर्टिमिस 2 मिशन आपका फ्लाई बाय मिशन था, जिसमें पहली बार आपके फर्स्ट क्रूड लूनार फ्लाई बाय मिशन है 50 साल में, जो इन्होंने करा है कि चांद की मून की सतह, वो सतह पर सॉरी कर रहा हूँ, ऑर्बिट में फ्लाई बाय करके एस्ट्रोनॉट आपके फिर से धरती पे वापस आए हैं। इन 4 एस्ट्रोनॉट को जो मैंने नाम बताया था अभी, यही लोग गए थे आपके, ठीक है, नाम नहीं सॉरी, जिनका मैंने बताया था पर्सन इन कलर वगैरह, यही 4 लोग गए थे जो चांद की आपकी पर्दी करके ऑर्बिट में घूम के उसके बाद फिर से धरती पे वो लोग वापस होके आए हैं। तो ये एक कह सकता हूँ बहुत सक्सेसफुल मिशन था। अब आर्टिमिस 3 आपका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेगा ये, और आर्टिमिस 4 जो होगा वो 2028 तक साउथ पोल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं आर्टिमिस मिशन के थ्रू कि नासा आपके ह्यूमंस को लैंड करा दे आपके मून पे। तो ये है आपका आर्टिमिस मिशन। आर्टिमिस अकॉर्ड जो हुआ है, जिसमें बहुत सारे देश आपका एक तरीके से सहयोग दे रहे हैं अपनी अपनी टेक्नोलॉजी कुछ कुछ देके। तो उसमें आर्टिमिस अकॉर्ड में भारत भी मेंबर है, भारत ने भी उसको साइन किया है, याद रखिएगा। बांग्लादेश भी उसका मेंबर है। अच्छा जी, चेंगे मिशन, चेंगे 6 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सियम 4 मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हो गया जी। अब ये सारे मिशन जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछेगा भी, गारंटी दे रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ठीक, इस पे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से स्पेस टेक्नोलॉजी से होपफुली चांसेस है कि आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बस इससे आप थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। ये PCS और IS लेवल तक के जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उससे मैंने उठा के आपको मैंने पढ़ाया है। इससे बाहर बहुत कम चांसेस है आपके आएगा। अब देखिए, कहने की बात है कि आपकी ये लोअर PCS की जो वैकेंसी है UPSSC करा रहा है, लेकिन इसकी जो आपकी वैकेंसी है ये आपके PCS के थ्रू पहले आती थी। इसका मतलब है PCS लेवल तक की अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप लोग बीट कर पाएंगे, क्योंकि इस कंपटीशन में जो बच्चे उतर रहे हैं वो सारे के सारे धुरंधर हैं आपके। ठीक है जी, सारे के सारे धुरंधर हैं जिन्होंने बहुत ढंग की आपकी तैयारी कर रखी है PCS लेवल तक की, वही उतरने वाले हैं। तो उनसे अगर कंपटीशन करना है तो आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ ही आपको 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हमने साइन करी की थी। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी हमने मतलब विभिन्न कंट्रीज ने मिलकर आपके साइन करी थी कि जो आपका आउटर स्पेस रहने वाला है, करमान लाइन के ऊपर वाला जो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आउटर स्पेस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है,
उसका उपयोग हमें कैसे करना है, उसका डीमिलिटराइजेशन करना है, मतलब मिलिट्री पर्पज़ से उसका हमने उपयोग नहीं करना है, उसको पीसफुल पर्पज़ के लिए स्टार्ट करना है। इसी के लिए हमने आपके आउटर स्पेस ट्रीटी आपके क्या करी थी, साइन करी गई थी 1967 में। ठीक, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो याद रखना है कि इसको पीसफुल पर्पज़ के लिए हमको इस्तेमाल करना है। मतलब कि लड़ाई झगड़ा जो हम लोग धरती पे कर रहे हैं, अगर हम लोग अंतरिक्ष में भी हम लोग सैटेलाइट के थ्रू हम लोग लड़ाई झगड़ा करने लग गए तो इससे मानवता आपकी ख़त्म हो जाएगी, और इससे एक तरीके से आपकी कह सकता हूँ कि स्पेस में बहुत ज़्यादा डेब्रीज हो जाएंगी और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए बात करेंगे कि पीसफुल पर्पज़ के लिए हम लोग आपका इस्तेमाल करेंगे क्या, किसको, स्पेस को आपके, और फ्री एक्सेस एंड यूसेज होगा। किसी भी कंट्री पे आप लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर वो लोग आपके क्या करना चाहते हैं, कोई भी मिशन लॉन्च करना चाहते हैं पीसफुल पर्पज़ के लिए आपके स्पेस पे, सबको अधिकार होगा, सबको बराबर, आपको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबको बराबर का अधिकार होगा कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करें, स्टडी करें, ये सारी चीज़ें करने के लिए सबको बराबर का अधिकार होगा। नो नेशनल अप्रोप्रिएशन, किसी भी एक पर्टिकुलर देश का कब्जा किसी एक पर्टिकुलर इंटर प्लैनेट पे नहीं होगा। जैसे कि चांद पे अगर अमेरिका कहे कि इस हिस्से पे मेरा कब्जा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। इस ट्रीटी के थ्रू लिखा हुआ है, ये कोई भी सॉवरेंटी आपका नहीं बता सकता है, संप्रभु घोषित नहीं कर सकता है किसी पर्टिकुलर स्पेस वाली ऑब्जेक्ट को अपने खुद का। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखनी है। ग्लोबल कॉमन पे काम करना है, मतलब कि जो स्पेस है वो पूरी दुनिया के लिए है और कोई भी उस पर आपका काम कर सकता है और किसी का एक का मालिकाना हक नहीं होगा। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स। मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कह सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं कि मिशन लॉन्च करे जाते हैं, प्राइवेट बॉडी भी कर रही है, जैसे स्पेसएक्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये प्राइवेट बॉडी है और गवर्नमेंट तो कर ही रही है। तो इसके थ्रू भी आपकी क्या करी जा रही है, आपके लॉन्च करी जा रही हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स एज इन्वॉय, एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा। तो इसमें सभी की मतलब कुल मिलाकर कहूँ इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि स्पेस को आपके पीसफुल पर्पज़ के लिए आपको इस्तेमाल करना है, उसका डीमिलिटराइजेशन में मिलिट्री पर्पज़ के लिए आपको उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हमने साइन करी गई थी, ये इसका मेन काम था। अब इतना सब कुछ आपको जानना था जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है जी, इससे बाहर आपका बहुत कम चांसेस है कि आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब जुलाई में अगस्त में आपका पेपर है 23 अगस्त को। अगर इसी बीच आपका कोई ऐसा मिशन अगर लॉन्च होता है, ठीक, जैसे जुलाई वगैरह में अगर फर्स्ट वीक में अगर लॉन्च हो जाता है, तो उसको आप लोग अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक में अपडेट कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगर पिछला कुछ ही पूछेगा तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर और ये सेकंड लेक्चर दोनों हमने कंप्लीट करके आपके स्पेस टेक्नोलॉजी ढंग से कंप्लीट कर लिया। तो इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये लेक्चर आपको डाल दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड करके आप लोग अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग क्वालिटी कंटेंट आपका पा सकें। और उसी के साथ साथ अगली वीडियो जो होगी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं कवर कराने वाला हूँ, तो अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। उसके लिए आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि वीडियो जो भी आती है आप लोग उसे ज़रूर देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।